चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर के आप सभी का दूसरा सेशन है। पिछले सेशन में मैंने आपको बताई थी कि चुनावी बॉन्ड योजना क्या है और हम एक सीक्वेंस वाइज देख रहे हैं चीजों को लेकर के कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको असंवैधानिक घोषित किया गया। अब पहले तो मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक वित्त पोषण के लिए जो चुनावी चंदा है उसको पारदर्शी बनाने के लिए योजना लाई गई थी और इस योजना के बारे में मैंने सारे फैक्ट आपको बताए थे कि ये प्रोमिसरी नोट के तौर पे था। जो चुनावी बॉन्ड होगा वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा खरीदा जा सकता है जो भारत का नागरिक है, कोई भी कारपोरेट कंपनी खरीद सकती है। एक बैंकिंग उपकरण के तौर पे इसको जो है जारी किया गया था, लाइक अ नोट। जैसे आप लोग के पास नोट होती है ना करेंसी, तो करेंसी में ना तो देने वाले का नाम लिखा है ना तो लेने वाले का नाम लिखा है ना, कुछ उसी तरीके से आप समझ सकते हैं। चुनावी बॉन्ड भी एक आपका वचन पत्र था, आपका एक प्रोमिसरी नोट था, एक नोट की तरह ही था आपका, जिसकी वैलिडिटी मात्र 15 दिनों तक थी। ठीक है, और यदि 15 दिनों के अंदर इसको भुनाया नहीं गया तो प्रधानमंत्री राहत कोष में पूरा का पूरा पैसा चला जाता है। केवल पात्र राजनीतिक दल ही जो है चुनावी बॉन्ड को भुना सकते थे और इसके लिए अधिकृत बैंक बनाया गया था एसबीआई। अब जब ये सब कुछ किया गया, चुनावी बॉन्ड लाया गया, आपका पिछला सेशन जरूर देख लीजिएगा एक बार ताकि आपको आइडिया लग जाए चुनावी बॉन्ड को लेकर। उसमें मैं अब ये दूसरा सेशन है, अब इसको लेकर एक बात बताता हूं। देखिए, जब चुनावी बॉन्ड आपका आया तो इसके लिए सबसे पहले एक फाइनेंस एक्ट लाया गया। लीगल फ्रेमवर्क तो दिया जाएगा ना, जब भी कोई चीज आएगी तो उसको एक कानूनी रूप देना होगा, बिना कानूनी रूप दिए तो कोई चीज बन नहीं सकती है। तो फाइनेंस एक्ट 2017 लाया गया। फाइनेंस एक्ट 2017 लाया गया और लगभग 3 से 4 कानूनों में बदलाव किए गए चुनावी बॉन्ड को लाने के लिए। जब आप एक बार इस बदलाव को समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों असंवैधानिक इसको घोषित किया गया। क्योंकि देखिए, जब कोई बात सुप्रीम कोर्ट तक जाती है ना तो वहां पे मुद्दा है कि कानूनी जो है या संवैधानिक मुद्दों पे बात होती है। आपको भी समझना इसी लेवल पे है। और जब भी आप ऐसे लिखेंगे, मेंस आंसर राइटिंग लिखेंगे, जो बिल मैं आपको बता रहा हूं इन बिलों का आप उपयोग करोगे। तो सबसे पहले सरकार जो एक फाइनेंस एक्ट 2017 लेकर आती है और इसी के तहत कई सारे अमेंडमेंट किए जाते हैं, कई सारे बदलाव किए जाते हैं। कहां कहां बदलाव किया जाता है? नंबर 1, देखिए, सबसे पहले एक वित्त विधेयक आता है आपका, वित्त अधिनियम 2017 लेकर के आया जाता है सदन में। अब चुनावी बॉन्ड कैसे आया, उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क कैसा रहा, वो चीज आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा इस सेशन में। और इसके बाद हमारा जो अगला सेशन होगा वहां पे मैं स्पष्ट करूंगा कि कैसे ये इसमें फिर आरबीआई का क्या पक्ष था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या पक्ष था, एडीआर कॉमन कॉज ने क्या कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और ये कैसे असंवैधानिक हो गया, वो पर्टिकुलर एक सेशन में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पे एक बार आप लीगल फ्रेमवर्क को समझिए तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि आखिरकार देखो चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक हुआ, ये सबको पता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता कि आखिरकार हुआ क्या है। ये जो बारीकी से चीजें समझने वाली बात है वो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूं। तो वित्त अधिनियम 2017 एक आपका ये बिल लाया गया, द फाइनेंस एक्ट 2017 के माध्यम से कई सारे कानूनों में बदलाव किए गए। पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक अधिनियम बना हुआ है आपका, रिजर्व बैंक अधिनियम है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम है। ठीक है, कब पारित हुआ था? 1934। एक परिवर्तन इसमें किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक 1934 में परिवर्तन किया गया। क्या किया गया अभी बताऊंगा आपको। दूसरा अधिनियम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में परिवर्तन किया गया। क्या किया गया अभी आपको बताऊंगा। लोक प्रतिनिधित्व, आप लोग लिखते जाना बस। 1951 में किया गया। ठीक है, तीसरा चेंज कहां किया गया? तीसरा चेंज आपका किया गया आयकर अधिनियम 1961 में, आयकर अधिनियम 1961 में। ठीक है, और चौथा जो आपका चेंज किया गया वो किया गया कंपनी अधिनियम 2013 में। 4 अधिनियम बदले गए, संशोधन किए गए, तब जाके चुनावी बॉन्ड का एक लीगल फ्रेमवर्क बना। और शायद मुझे लगता है यही चेंजेस ही आधार बने इसको असंवैधानिक घोषित करने के। ठीक है, वित्त अधिनियम 2017 के तहत 4 अधिनियमों में परिवर्तन किया गया। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आरबीआई अधिनियम में क्या परिवर्तन किया गया। जो आरबीआई एक्ट आपका है, इसके तहत आपको पता है कि आरबीआई के पास पावर है कि वो नोट जारी कर सकती है।
बॉन्ड जारी कर सकती है, नोट जारी करे, बॉन्ड जारी करे, ठीक है, पैसे के बदले में कोई आपका बिल ऑफ एक्सचेंज जारी करे, ये सब आरबीआई के पास पावर है, केवल आरबीआई ही ये कर सकती थी। लेकिन एक अमेंडमेंट किया गया, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 31 में बदलाव किया गया। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 31, इसमें चेंज किया गया। क्या बदलाव किया गया कि आरबीआई के अलावा केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा कोई भी नोट हो गया, कोई भी विनिमय पत्र हो गया, कोई भी वचन पत्र हो गया, पहले तो केवल आरबीआई ही जारी कर सकती थी। तो इसमें आरबीआई एक्ट की धारा 31 के तहत यह बदलाव किया गया कि केंद्र सरकार भी अब कोई भी वचन पत्र स्वीकार कर सकती है, सृजित कर सकती है, जारी कर सकती है। यानी आरबीआई के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर मिल गई। इसमें एक बदलाव यह किया गया, केंद्र सरकार, अब आपको पता है कि अब केंद्र सरकार के तहत केंद्र सरकार ने पावर किसको दी थी, ये पावर दे दी थी, मतलब केंद्र सरकार किसी भी अधिसूचित बैंक को भी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत कर सकती है, ठीक है। यानी कि इसमें जो बदलाव किए गए वित्त अधिनियम 2017 के तहत, उसमें संशोधन करके 31 धारा 31(3) जोड़ी गई, धारा 31(3) जोड़ी गई, जिसके तहत केंद्र सरकार के पास ये पावर हो गई कि केंद्र सरकार कोई भी वचन पत्र जारी कर सकता है, कोई भी नोट जारी कर सकता है। और इसी के तहत केंद्र सरकार के द्वारा एसबीआई को पावर दी गई कि भैया आप जो है वचन पत्र जारी करो, यानी कि चुनावी बॉन्ड जारी करो, ठीक है। चुनावी बॉन्ड क्या है, एक प्रकार का वचन पत्र, एक प्रकार का नोट, जो आप करेंसी रखते हैं ना, एक करेंसी की तरह है, ये मान लीजिए, बस वैलिडिटी 15 दिन है उसकी, बस ये मान लीजिए। तो ये तो पावर पूरी तरीके से आरबीआई के पास थी, आरबीआई से पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर एसबीआई को दे दी, ठीक है, एक अधिसूचित बैंक को दे दी, शेड्यूल बैंक को दे दी, इस संशोधन के माध्यम से, ठीक है। पहले ये पावर किसके पास थी, केवल और केवल आरबीआई के पास। पहला इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर एसबीआई को दे दी अपने माध्यम से, ठीक है। पहली बात ये समझ लीजिए, ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। अब आते हैं दूसरे मामले में, एक तो ये हो गया। तो अब अच्छा, इससे हुआ क्या, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ही एसबीआई को पावर मिला, ये संशोधन के तहत ही एसबीआई को पावर मिला कि वो चुनावी बॉन्ड जारी कर सकती है, ठीक है। तो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 31(3) के तहत एसबीआई को ये अधिकृत मिला, उसको जो है सरकार के द्वारा जो है चुनावी बॉन्ड जारी करने की पावर दी गई, ठीक। पहले केवल आरबीआई के पास पावर होती है। अब देखो, आरबीआई को चाहते तो आरबीआई भी चुनावी बॉन्ड जारी कर देती, लेकिन आरबीआई हर जगह नहीं है ना, डिसेंट्रलाइज नहीं। आरबीआई तो केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, रेगुलेटरी बॉडी है, तो ये काम एसबीआई को सौंपा गया, ठीक है। चूंकि एसबीआई आपको पता है, गली मोहल्ले खोपचे हर जगह पे एसबीआई के आपको बैंक मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। कोई भी व्यक्ति चंदा दे सकता है तो एसबीआई के माध्यम से दे सकता है। भारत का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई में। आपको पता है कई सारे बैंकों का विलय भी किया गया था, है ना, बैंकों का विलयीकरण किया गया। वो चलो दूसरा कारण था, बैंकों में बहुत सारी समस्या, एनपीए की समस्या थी, बहुत सारी समस्या थी, लेकिन आज के टाइम पे आकार के तौर पे देखें तो एसबीआई में उपभोक्ताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। तो आरबीआई एक्ट के तहत जो है ये काम हुआ। अब आगे चलते हैं, एक परिवर्तन इसमें किया गया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनकम टैक्स वाला प्रोविजन आपको बताऊंगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आयकर अधिनियम को एक बार समझ लेते हैं, इससे आइडिया लग जाएगा आपको। आयकर अधिनियम 1961 है देश में। अभी सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? आयकर अधिनियम, देखो इस देश में जो कुछ भी चल रहा है सब कानून के तहत चल रहा है, बिना कानून के कुछ नहीं हो सकता। 1961 है आपका, इसमें अमेंडमेंट किया गया। पहले क्या व्यवस्था थी, पहले की व्यवस्था समझो, मतलब चुनावी बॉन्ड आने से पहले की व्यवस्था। पहले की व्यवस्था यह थी कि कोई भी राजनीतिक दल है तो उसको टैक्स प्राप्त हो रहा है तो टैक्स आपका आयकर से छूट प्राप्त होगी उससे, ठीक है, आयकर से छूट प्राप्त होगी उसको, मतलब राजनीतिक दलों के चंदे को कर मुक्त किया गया था राजनीतिक, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी, यहां पे समझ सकते हैं। राजनीतिक चंदे को कर मुक्त। अब इसके लिए शर्त क्या क्या थी? पहली शर्त ये होती थी कि उसको एक बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी एक बही खाता बनाना पड़ेगा। राजनीतिक दल के पास जो भी पैसा आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, अब यहीं से आपको आइडिया लगना चालू हो जाएगा।
राजनीतिक दल को क्या बनाना पड़ेगा, एक बही खाता, इसी को बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं, है ना। टैली में या कहीं पर भी अपना एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है ना प्रॉपर, कि भैया कितना पैसा कहां से आ रहा है, किससे, इसका मतलब लेखा जोखा उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। ताकि कभी भी कोई भी असेसिंग ऑफिसर्स आता है, मूल्यांकन अधिकारी आता है, तो वो जांच कर सके, देख सके कि भैया कहां से चंदा आ रहा है, कहां से चंदा जा रहा है। तो यानी कि एक बही खाते को रिक्वायर्ड किया गया था, पहले की व्यवस्था थी, ठीक है। यदि राजनीतिक दल को 20,000 रुपए से ज्यादा का पैसा मिल रहा है तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। 20,000 रुपए से ज्यादा का जो भी चंदा होगा उसका एक पूरा, कोई भी स्वैच्छिक योगदान कर रहा है 20,000 रुपए से ज्यादा का, तो उसका क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये थी, ठीक है, किसी भी राजनीतिक दल को 20,000 रुपए से ज्यादा पैसा मिलता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक रिकॉर्ड बनना पड़ेगा। अच्छा, जो व्यक्ति पैसा दे रहा है उसका नाम, पता, रिकॉर्ड सब कुछ रखना पड़ेगा। जो भी पैसा देगा, जो भी पैसा देगा उसका नाम, पता, रिकॉर्ड सब कुछ रखना पड़ेगा। ये नहीं किसी ने 10 लाख रुपए आपको दे दिया, आपको कुछ नहीं पता है, और समय समय पर उसको ऑडिट कराना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिएगा, इससे आपको अब आइडिया लगे। ये तो पहले की व्यवस्था थी, ऑडिट कराना, किसी भी अकाउंटेंट के माध्यम से, सीए के माध्यम से क्या कराएंगे आप, ऑडिट कराएंगे। ये पहले की व्यवस्था थी। लेकिन हुआ क्या, संशोधन किया गया, वित्त अधिनियम 2017 के तहत आईटी एक्ट 1961 में संशोधन हुआ। पहली बात, यदि किसी भी राजनीतिक चंदे को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कोई भी योगदान प्राप्त होता है तो उसको कोई भी रिकॉर्ड रखने की जरूरत है नहीं है। पहले रिकॉर्ड रखने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। ये जो वित्त अधिनियम 2017 आया उसके तहत रिकॉर्ड नहीं रखने की जरूरत है, कोई भी रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये, एक तो ये बड़ा परिवर्तन किया गया। दूसरा परिवर्तन क्या किया गया कि कोई भी राजनीतिक दल जो भी चंदा प्राप्त करेगा, 2,000 रुपए से अधिक चंदा केवल चेक, बैंक ड्राफ्ट या चुनावी बॉन्ड इन्हीं के माध्यम से लेगा, यानी बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से लेगा। 2,000 रुपए से अधिक का चंदा बैंक के थ्रू आएगा, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड, लेखा चोखा नहीं रखा जाएगा, ठीक है। बाकी राजनीतिक चंदा टैक्स फ्री ही रहेगा, यह भी मैं आपको बता दूंगा, ये तो आपका टैक्स फ्री रहेगा, ठीक है। इसमें कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा, लेकिन सब कुछ कैसा हो जाएगा, तो यानी कि टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन कोई हम रिकॉर्ड नहीं रखेंगे कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा, गोपनीयता के नाम पे। मैं बाद में सरकार के पक्ष में आऊंगा कि सरकार का पक्ष क्या था इस मुद्दे पर, लेकिन पहले अभी एग्जैक्ट आप समझिए। तो यानी रिकॉर्ड को क्या कर दिया गया, कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। पहली बात तो यह कर दिया। देखो, एसबीआई रिकॉर्ड रखेगा, एसबीआई के पास रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि एसबीआई के पास कोई भी जमा करेगा वो करेगा, लेकिन ये इनकम टैक्स जब आईटीआर दाखिल होगा, कुछ भी होगा, वहां पे कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, ठीक, क्लियर, स्पष्ट है। अब आते हैं कंपनी अधिनियम 2013 में क्या बदलाव किए गए। ये तो हो गया आईटी एक्ट में कि कोई भी रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है, और जो भी पैसा देना है वो किसके तहत देना है, आपका जो है राजनीतिक चुनावी बॉन्ड के तहत। अब अगला एक्ट है कंपनी एक्ट 2013। अब कंपनी एक्ट 2013 के तहत सबसे बड़े मेजर चेंजेस किए गए। पहले क्या व्यवस्था थी, पहले और चुनावी बॉन्ड आने के बाद क्या व्यवस्था हुई, जब तक दोनों का डिफरेंस नहीं समझेंगे तब तक आपको इलीगल का नहीं समझ में आएगा, क्यों असंवैधानिक हो गया ये आपका, ठीक है। पहले क्या व्यवस्था थी, पहले व्यवस्था क्या थी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 के तहत, अभी जो लेटेस्ट आपका कंपनी अधिनियम है 2013 है, इसकी धारा 182 के तहत कोई भी कंपनी है किसी भी राजनीतिक दल को चंदा दे सकती है। कितना चंदा दे सकती है, इसकी एक लिमिट होती थी, यानी कि किसी भी कंपनी का औसत शुद्ध लाभ जितना भी होता था, यानी नेट प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा चंदा नहीं दिया जा सकता था। कंपनी का शुद्ध लाभ, किसी भी कंपनी के शुद्ध लाभ का 7.5% से ज्यादा चंदा नहीं दे सकती थी। यह पहले की व्यवस्था थी चुनावी बॉन्ड आने के, ठीक है। यानी कि कोई भी कंपनी जो है चंदा देगी तो वो 7.5% से ज्यादा नहीं देगी, यानी ये मैक्सिमम उसकी एक लिमिट बना दी गई। पहली चीज तो ये कर दी गई। दूसरा, कोई भी कंपनी यदि राजनीतिक जो है चंदा देती है तो उसका एक रिकॉर्ड रखेगी, उसका क्या करेगी, एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा कि कितना चंदा दिया गया, कितना चंदा
मतलब लाभ हानि के खाते में भी उसको दिखाएगी, प्रॉफिट लॉस सब में दिखाएगी, मतलब वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो बही खाता बनता है उसमें रिकॉर्ड रहेगा उसका। इसके अलावा यह भी कहा गया कि राजनीतिक दल के नाम का खुलासा करना होगा तो भी मतलब जरूरत पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी राजनीतिक दल का नाम भी बताना पड़ेगा। रिकॉर्ड में सारी चीजें हैं कि पैसा कहां गया और किसे दिया गया, यानी राजनीतिक दल का नाम भी बताना पड़ेगा कि आपने किसको चंदा दिया। यह पहले की व्यवस्था थी। अब हुआ क्या, 2017 का जो अधिनियम आया, उस अधिनियम ने पूरा बदलाव कर दिया। सबसे पहली बात, कोई भी कंपनी कितना भी पैसा दे सकती है, यह कैप को खत्म कर दिया गया, अनलिमिटेड कर दी गई सीमा कि कोई भी कंपनी कितना भी पैसा दे, यानी कि अपर लिमिट को हटा दिया गया कि कोई भी राजनीतिक दल को कोई भी कंपनी कितना भी पैसा दे सकती है, कितना भी पैसा। अब आप सोचिए, पहले एक लिमिट हुआ करती थी 7.5% से ज्यादा नहीं। अब तो जो कोई कंपनी, वो भी शुद्ध लाभ का 7.5% से ज्यादा नहीं हो सकता। कोई कंपनी घाटे में जा रही, वो करोड़ों रुपए दिए पड़ी है ना, तो कितना भी पैसा दिया जा सकता है। पहले तो ये लिमिट खत्म कर दी। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा विवादित है कि किसको दिया जा रहा है, इसका कोई भी रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है, खुलासा करने की जरूरत नहीं है। तो रिकॉर्ड की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया, रिकॉर्ड की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया चुनावी बॉन्ड आने के बाद। ठीक है, इसके अलावा कंपनी के द्वारा राजनीतिक दल को कितनी राशि दी गई है, क्या किया गया है, इसको भी बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, कंपनी को एक काम करना होगा कि जब भी पैसा देना है राजनीतिक पार्टी को, चेक के माध्यम से, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पैसा दिया जा सकता है, उसी माध्यम से भुगतान कर सकती है। यानी कि अब देखो, इससे पूरी अपर लिमिट खत्म कर दी गई। और सबसे बड़ी चीज है कि चीजें गुप्त रखी जाएंगी, कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी, है ना, गोपनीय रखी जाएंगी। आपको कोई भी जानकारी देने को जरूरत नहीं है अपने बही खाता में, अपने रिकॉर्ड में किसी को। तो एक ये भी आप देखिए, यहां पर भी एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। क्लियर है, सभी को स्पष्ट है। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि आरबीआई एक्ट में परिवर्तन किया गया, जिसके तहत एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी कर सकती थी। यानी एसबीआई का चुनावी बॉन्ड जारी करने का मतलब एक पैरेलल मनी, क्योंकि ये लाई का एक नोट है ना, प्रोमिसरी नोट है, आपका एक वचन पत्र है। अच्छा, आपका जो रुपया है ना, जो आप नोट यूज करते हो, वो भी तो एक वचन पत्र है। उसमें लिखा रहता है ना, मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन अदा करता हूं, उसमें लिखा रहता है ना। जो भी आप 100 की नोट, 2000 की नोट, 500 की नोट, 2000 की तो बंद हो गई, जो भी नोट आप पढ़ते यूज करते हैं, उस नोट में एक सेंटेंस में लिखा रहता है, वो भी एक प्रोमिसरी नोट है, वो भी आपको आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। तो आरबीआई एक्ट में परिवर्तन करके एसबीआई को पावर दे दी गई कि भैया तुम अब जो है चुनावी बॉन्ड के माध्यम से एक प्रोमिसरी नोट जो है जारी कर सकते हो, एक वचन पत्र जारी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, इनकम टैक्स फ्री रखा गया और गोपनीयता को रखा गया कि भैया कोई भी जानकारी राजनीतिक दल नहीं देंगे, आईटीआर वगैरह में कोई भी बताने की जरूरत नहीं, कहां से पैसा आया, किससे पैसा आया। यानी एक अपारदर्शी व्यवस्था बनी। कंपनी एक्ट के तहत अपर लिमिट खत्म कर दिया, कोई कितना भी पैसा दे सकता है, जो जितना पैसा देना चाहे वो यहां से पैसा दे सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब एक और जो बहुत बड़ा चेंज हुआ चुनावी बॉन्ड के तहत, वो चेंज हुआ आपका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है, आपको ये पता होगा, तब आप जाकर के ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का यहाँ पे क्या रोल है। देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो आपका है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आपको पता है कि जो भी राजनीतिक पार्टी होती हैं, उन राजनीतिक पार्टियों को, इसमें भी मतलब आमतौर पे यही था, इसकी धारा 29C थी, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29C। मैंने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आपको बता रखे हैं 1950 1951, यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, एक बार उनको देख जरूर लीजिएगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा C के तहत प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए योगदान का विवरण घोषित करना पहले आवश्यक था। पहले क्या व्यवस्था थी कि जो भी आपको राजनीतिक चंदा मिलेगा, जो भी राजनीतिक, ये पहले की व्यवस्था थी, पहले की व्यवस्था थी, जो भी राजनीतिक चंदा मिलेगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, घोषित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। किसको बताएंगे आप? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। किसको बताएंगे आप? निर्वाचन आयोग को। निर्वाचन आयोग को आपको एक जारी करना, और निर्वाचन आयोग अपनी वेबसाइट में पूरा का पूरा लिस्ट रखता था, यानी एक पारदर्शी सिस्टम था। ठीक है, तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29C के तहत प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए प्राप्त योगदान का विवरण घोषित करना आवश्यक था। ठीक है, लेकिन एक समस्या, मतलब पहले क्या व्यवस्था थी कि यदि 20,000 रुपए से ज्यादा आपको कोई भी पैसा मिलता है,
उसकी आप एक लिस्ट बनाइए और लिस्ट बनाकर उसकी रिपोर्ट दीजिए। आप किसको दीजिए? निर्वाचन आयोग को। ठीक है, यदि कोई भी दल अपनी रिपोर्ट नहीं देता है निर्वाचन आयोग को तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा, यानी वो टैक्स फ्री नहीं रहेगा, टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगी। लेकिन जब वित्त अधिनियम 2017 आया, चुनावी बॉन्ड आया, तो इसमें क्या किया गया? इसमें साफ बोल दिया गया कि यहां पर कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, यानी ये पूरा का पूरा मामला आपका क्या हो गया? अपारदर्शी हो गया, अपारदर्शी बना दिया गया कि आपको इलेक्शन कमीशन को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि कहां आया, कितना पैसा आया, किसके पास कितना है, नहीं, कुछ भी खुलासा करने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचिए, ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट पहले मैटर था कि जो राजनीतिक चंदा आ रहा है वो पता चले निर्वाचन आयोग के माध्यम से आम जनता को, वो पता चलना बंद हो गया। कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी को बोल दिया गया कि भैया तुम दबा के जितना भी जो है देना चाहो चुनावी बॉन्ड के तहत खूब दो आप पैसा। पहले अपर लिमिट हुआ करती थी। अच्छा, एक चीज देखिए, अब इससे क्या हो सकती है? कोई कंपनी, मान लीजिए समानता का अधिकार का भी उल्लंघन है ना, कोई कंपनी ऐसी है जिसके पास ज्यादा पैसा, मतलब जिसका टर्नओवर ही 1 करोड़ रुपए का है, उसे चंदा देना भी होगा तो ज्यादा से ज्यादा वो 10,000, 5,000, 1 लाख रुपए दे पाएगी। कोई कंपनी है जो 100 करोड़ की कंपनी है, वो 5 करोड़ भी चंदा दे सकती है। तो आप खुद देखो, समानता का अधिकार खत्म हो गया। आपने क्या किया? अपर लिमिट हटा दिया। अब इससे तो पूरा का पूरा एक प्रतिस्पर्धी अभी ये सुप्रीम कोर्ट पे जब आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इन सब बातों की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 14 प्रभावित होता है, समानता का अधिकार प्रभावित होता है, आर्टिकल 19 प्रभावित होता है। आप जो है सूचना के अधिकार को खत्म कर रहे हैं इसके माध्यम से। सूचना का अधिकार जनता का एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। तो ये 4 अमेंडमेंट होकर के एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया, चुनावी बॉन्ड की पृष्ठभूमि बनाई गई। क्या चारों एक्ट का आपको समझ में आया? पहले मैंने बताया आरबीआई अधिनियम में परिवर्तन करके एसबीआई को पावर दी गई कि भैया तुम चुनावी बॉन्ड जारी करो, ठीक है, नई योजना आपकी। इसके बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत यह कह दिया गया कि जो भी राजनीतिक चंदा आएगा उसको जारी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आयकर अधिनियम के अंतर्गत भी यही बात हो गई कि कोई भी आय व्यय का विवरण देने की जरूरत नहीं है। और कंपनी अधिनियम के तहत कंपनियों की अपर लिमिट खत्म कर दी गई, कितना भी कोई भी राजनीतिक चंदा दे सकता है। ये सारी पॉइंट जो है यहां पर निकल के आए। अब जब ये पूरे तीनों अधिनियम आपके वित्त अधिनियम 2017 के तहत ये सारे अधिनियम आपके अमेंडमेंट किए गए, तो सबसे पहली चीज क्या हुई? राजनीतिक दलों के वित्तीय योगदान के लिए चुनावी बॉन्ड योजना आ गई, एक नई योजना प्रारंभ हो गई। ठीक है, इसके अंतर्गत राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त योगदान का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं रह गई कि भैया हमें कहां से पैसा मिल रहा है, कौन हमें फंडिंग कर रहा है, सब कुछ खत्म कर दिया गया, मुद्दे को गोपनीय बना दिया गया। ठीक है, और कंपनी किसको योगदान कर रही है, कितना पैसा दे रही है, इसका विवरण भी देने की जरूरत नहीं रही। इससे अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग की अनुमति प्राप्त हो गई कि कोई भी कंपनी कितना भी पैसा दे सकती है। 4 मेजर पॉइंट निकल के आए इन 4 अधिनियमों में परिवर्तन से। चीजें समझ में आ रही हैं सभी को? ये आपका जो है एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया था फाइनेंस एक्ट के माध्यम से। अब जब आप सोचो ये सारी चीजें होंगी कि भैया इलेक्शन कमीशन को हम कोई जानकारी नहीं देंगे, है ना, कितनी फंडिंग आ रही, क्या आ रही, हम नहीं देंगे। आरबीआई कह रहे हैं कि भैया अब तुम नहीं, एसबीआई जो है चुनावी बॉन्ड जारी करके एक नोट जारी करेगी। आपत्तियां होंगी, आरबीआई ने भी आपत्ति दर्ज की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी आपत्ति दर्ज की, और इसके अलावा जो 2 गैर सरकारी संगठन है, एक तो आपका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है जिसको हम एडीआर बोलते हैं, दूसरा भारत का एक बहुत बड़ा एनजीओ है कॉमन कॉज, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कई सारे जो है लोगों ने इसकी संवैधानिकता पर, इसकी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? आर्टिकल 32 के तहत एक रिट जारी की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सरकार का क्या पक्ष था, इलेक्शन कमीशन का क्या पक्ष था, आरबीआई का क्या पक्ष था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की और क्यों असंवैधानिक घोषित कर दिया, यह मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा। इतना समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले तो आपको चुनावी बॉन्ड पता होना चाहिए। चुनावी बॉन्ड लाइक अ नोट, जैसे आप लोग एक मनी यूज करते हैं, उस मनी में किसी का नाम नहीं होता, वो किसी को भी दे सकते हैं आप, है ना, तो उसी तरीके से, और इसका रिकॉर्ड वगैरह सब गोपनीयता के मामले में चीजें खत्म की गई। अब एक चीज और समझिएगा, अब ये इलीगल कैसे हुआ, ये चीजें मैं आपको आने वाले सेशंस में बताऊंगा, क्योंकि पॉइंट आपको लिखने होंगे। जितने पॉइंट मैंने आपको बताया, ये पॉइंट यदि आप पहले अपने नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे के पॉइंट मैं आपको सारे क्रम से अगले सेशंस में बता दूंगा। चलिए।